जो बापू के इकलौते पुत्र है नारायण साईं, उनको भी शायद किसी मामले में अंदर किया गया। तो वो केस जरा मुझे आप समझाएंगे कि क्या है वो, को रिलेटेड केस है, अलग केस है, संस्था एक ही है, क्या है वो मामला? एक्चुअली में क्या हुआ था सर कि ये जो कॉन्स्पिरेसी है, इसको एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में अगर आप इसको सबको समझेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको भी समझने में और सब लोगों को भी समझने में। ये बात कि ये कॉन्स्पिरेसी थी। कॉन्स्पिरेसी जब होती है तब किसी भी संस्था के अंदर जो भी सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता है, उस संस्था के कार्यों को बंद करने के लिए उसी व्यक्ति को सबसे पहला टारगेट बनाया जाता है। तो पूज्य बापूजी सबसे पहले टारगेट पे बनाए गए। फिर उसके बाद बापूजी जब जेल में चले गए और बापूजी को कॉन्स्पिरेसी के तहत डाल दिया, तो बापूजी का जो केस देखने वाले थे और बापूजी के प्रति बाद में जो सेकंड नंबर के अपन ये कह सकते हैं कि जिनसे सभी साधक जुड़े हुए थे, वो नारायण साईं जी थे। और नारायण साईं जी एक प्रमुख चेहरा थे, वही उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे थे। सेवाएं कोई सी भी नहीं रुकी थी, जो आश्रमों में सेवाएं चल रही थी वो भी बराबर थी, जो आदिवासी इलाकों में सेवा चलती थी उनको भी नारायण साईं जी ने कोऑर्डिनेट अपनी तरफ से लीड करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए नारायण साईं जी के ऊपर भी केस लगाया गया। वो एकदम डिफरेंट केस है। उसमें जो केस लगाया है, जिस सिस्टर जो दो बहनें हैं उनमें एक ने बापूजी पे केस लगाया है, एक ने नारायण साईं जी पे केस लगाया है। तो उस लड़की ने जिसने केस लगाया है वो आरोप अपना बताती है आज से 8 साल पहले का, 2013 से 8 साल पहले का। जबकि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस में पहले भी कह चुका है कि 3 साल बाद तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। लेकिन नारायण साईं जी के केस में इतनी हास्यास्पद चार्जशीट बनाई गई है और हास्यास्पद चार्जशीट के ऊपर पूरा जो विश्लेषण चला है उसमें इतने लीगल फ्लॉज हैं कि काउंट करना ही मुश्किल है। वो मतलब उसके अंदर मेडिकल आरोप लगाने वाले दूसरे लोग हैं या उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं सब? नहीं, बिल्कुल वो दूसरे लोग हैं। कॉन्स्पिरेसी है, वो भी एक संदीप जी इसका जवाब मैं देती हूँ। संदीप जी इसका जवाब मैं देती हूँ। जी जी मनीष मुझे बोलने दो। ये दो बहनें थी जो आश्रम छोड़ के चली गई थी। अब इन लोगों ने क्या देखा, जब बापूजी का केस नारायण साईं जी ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तब इन लोगों ने बापूजी का केस वीक करने के लिए उन्हें हटाने की कोशिश भी कर ली। अब वो कैसे कि दोनों बहनें जो आश्रम से पहले से जा चुकी थी, वो पर्सनल रीजन से कि उनको शादी करनी थी। आश्रम में रह के आप शादी नहीं कर सकते, ऐसा रूल होता है। शादी करनी है आप आश्रम से बाहर जाइए, अपने घर में रहिए और अपना गृहस्थ जीवन जिए। अगर आपने आश्रम में रहना है तो सन्यासी जीवन होता है। तो उन्होंने अपना विवाह वगैरह कुछ अपना दाम्पत्य जीवन स्टार्ट करना था, वो लोग दोनों बहनें चली गई। अब इन लोगों ने, अगर आपने राजू चंडाक का स्टिंग ऑपरेशन कभी भी आप समय निकले तो आप यूट्यूब पे देखिएगा, उसमें वो व्यक्ति साफ साफ कह रहा है कि जो लोग आश्रम से चले गए हैं हम उनको पटाएंगे, पैसा दे के खरीदेंगे और बापू के खिलाफ बयानबाजी करवाएंगे। और उसने वो कोशिश की, कोशिश में कामयाब भी हुआ। पैसा कहाँ से आया ये वो जाने, लेकिन उनको पैसा खिलाया गया और उन लड़कियों को लाया गया, उनसे बुलवाया गया। बाद में उन लड़कियों ने खुद रियलाइज किया कि उनसे गलती हुई है। वो बयान बदलना चाहती थी लेकिन उन्हें बयान बदलने का नहीं दिया गया इजाजत। दूसरी बात, हम लोगों ने एक ऐसी सीडी पेश की जिसमें वो लड़की कह रही है कि मेरा रेप हुआ नारायण साईं के द्वारा। उसके जो डेट उसने बताई, उस डेट पे उस दिन वहां नारायण साईं नहीं थे जिस डेट पे उसने बताया कि यहाँ रेप हुआ। पहली बात हमने ये साक्ष्य रखा। दूसरा साक्ष्य हमने ये रखा कोर्ट में कि वो लड़की अपनी शादी के बाद अपने पति के साथ आती है और नारायण साईं जी का सत्संग में, नारायण साईं जी का सत्संग बड़ी श्रद्धा से अटेंड करती है और जब उनकी गाड़ी निकलती है तो उस गाड़ी की माटी अपने सर पे लगाती है। सोचिए, जिसका रेप होगा वो आपका सम्मान इतना करेगा क्या? हमने ये सारे वीडियोस, सारे साक्ष्य कोर्ट में दिए, लेकिन फिर भी सजा हो गई। 11 साल बाद अचानक 6 अक्टूबर 2013 को उसने केस दर्ज क्यों कराया? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इसके पीछे एक सोचा समझा सुनियोजित षड्यंत्र है। विकट समय का लाभ उठाकर सुप्रसिद्ध संत को बदनाम करने की बदनीयत है।